तो चलिए फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ये वीडियो खास क्लास 9th के बच्चों के लिए है क्योंकि मैं उसी सिलेबस को कवर करने वाला हूं और जहां ऑब्वियसली बेसिक कवर होगा क्योंकि क्लास 9th के सिलेबस में यही है। हालांकि इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जो अपने बेसिक को बनाना चाहते हैं, चाहे वो फिर क्लास 10th के हो या फिर कंपटीशन लेवल की वो तैयारी कर रहे हो, तो वो लोग भी चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बट ये एक डेडिकेटेड वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में दिल्ली कहां है, तो हालांकि इसका सही आंसर कुछ लोगों को मालूम होगा, बट कुछ लोगों का जवाब ये हो सकता है कि यूपी के ऊपर, हरियाणा के लेफ्ट में, राइट में, कुछ ऐसे वो बताने की कोशिश करेंगे। बट क्या ये तरीका पूरा सही है? जी नहीं, कुछ ना कुछ कमियां हैं ऐसे तरीकों पे। तो एग्जैक्टली अगर टेक्निकली बताया जाए कि दिल्ली कहां है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए 28.7 डिग्री नॉर्थ एंड 77.1 डिग्री ईस्ट। ये बिल्कुल टेक्निकल आंसर हो सकता है। यू नो वेरी वेल कि पूरे वर्ल्ड की मैप को, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड की मैप को हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये देखिए वर्ल्ड की मैप है, राइट। यू नो वेरी वेल कि वर्ल्ड की जो मैप होती है उसके बीचों बीच, या फिर आप बोल सकते हो अर्थ के जो बीचों बीच एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे टेक्निकली इक्वेटर कहते हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि 0 डिग्री है। यू नो वेरी वेल ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो और भी सारे लैटिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स के भी बारे में आपने पढ़ा होगा। जो ग्रीनविच से पास होती है उसे 0 डिग्री हमने कंसीडर किया है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ और नहीं बल्कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही कंसेप्ट है जिसे आप आज मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि इसकी एप्लीकेशन कितनी वाइड हो सकती है। मिला जुला करके कंक्लूजन ये निकलता है कि इस प्लेन में, ये जो अभी आप प्लेन देख रहे हो, इस प्लेन में अगर मुझे ये बताना हो कि ये पॉइंट मैंने कहां ड्रॉ किया, तो जनरल तरीके से बता पाना ये मुश्किल है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंसेप्ट को अगर हम यूज करें तो काफी इजीली हम ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहां है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि वाशिंगटन डीसी ये कहां है, तो अगेन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके ये बता सकते हो। चलिए, ऐसे मुझे तो याद नहीं है वाशिंगटन डीसी है कहां, मतलब आई मीन टू से दैट कि उसकी कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं मालूम है। ऐसे तो यूएसए की बात सबको मालूम है। तो चलिए मैं सर्च करके आपको शो भी कर देता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाशिंगटन डीसी। The coordinates of Washington are 38.91 degrees north minus 77.04 degrees west. तो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये है 38.9 डिग्री नॉर्थ और 77.0 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो इस तरीके से आप अभी जहां कहीं भी हो, ये सेम काम आप अपने प्लेस के लिए भी कर सकते हो। जहां कहीं भी आप हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चाहे क्यों ना हो, आप अपनी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। आप गूगल के हेल्प से ये फाइंड कर सकते हो। तो चलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे फाइंड करके देखो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करो कि किस कोऑर्डिनेट से अभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। आप करके देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। ओके, चलिए फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसकी एप्लीकेशन कितनी है और किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ज्योग्राफी में हम बहुत शानदार तरीके से इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और आगे और भी हम यूज करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में तो खैर काफी ज्यादा भरा हुआ है कि हम बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसकी। तो जो भी है हम सारी चीज कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते क्या है। अभी अभी आपने एक एप्लीकेशन देखा, बट एग्जैक्टली टेक्निकल मतलब क्या है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या फिर आप ये कह सकते हो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा के हेल्प से आंसर करते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखो ये लाइन सेगमेंट है से ए बी। अगर मैं पूछूं कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, देन आप क्या करोगे? आई होप कि आप स्केल यूज करोगे और इसके हेल्प से आप आंसर करोगे कि 5-6 सेंटीमीटर की है ये लाइन सेगमेंट। बट इस सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर आप अलजेब्रा यूज करके भी कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मिला जुला करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां आप ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व करते हो। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा।
अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में एक लिंक है, एक ब्रिज की तरह ये एक्ट करता है, दोनों को ये जोड़ता है, दोनों के बीच में एक रिलेशन देता है। आई होप इतना काफी होगा। अब आप ये समझ चुके हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते क्या है, राइट? बट सवाल अब यह है कि कैसे हम इसे पढ़ना और पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है। आई मीन टू से दैट कि फर्स्ट क्लास ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इससे पहले आपने कभी इस टॉपिक में क्लास नहीं किया होगा, मतलब कि क्लास 8 में 7 में इस चीज को आपने स्टडी नहीं किया होगा। तो हम कैसे इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा मायने रखता है और इसी पे ये डिपेंड करेगा कि आगे आपका बेस कैसा होने वाला है। तो चलिए ऐसा करते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने ये एक प्लेन है। इस प्लेन को एज पर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप नाम दे सकते हो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन जो ये नाम है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम से डिराइव हुआ है। उस फ्रेंच मैथमेटिशियन का इमेज आप देख सकते हो, उनका ये पिक्चर आप देख सकते हो। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंसेप्ट 1637 में हम लोगों के सामने दी थी और तब से ऑब्वियसली रिलेशन हमारे सामने है। तो एनीहाउ ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आप कार्टेशियन प्लेन के नाम से जान सकते हो या फिर आप कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हो और चाहो तो आप एक्स वाई प्लेन के नाम से भी इसे आप जान सकते हो। एनीहाउ ये तीनों सिनोनिम्स है, तो इस चीज को आप याद रखना। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। जिस प्लेन में हम स्टडी करने वाले हैं उस प्लेन का नाम दिया गया है कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब इसके बाद सबसे पहले तो इस प्लेन को आप दो लाइन के हेल्प से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन होंगे। कैसे? एक लाइन आप बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करोगे और दूसरा लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलो मैं एक करके शो कर ही देता हूं। एक लाइन बिल्कुल ऐसा करोगे और दूसरा लाइन आप ऐसा करोगे, राइट? इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि हमने इस कार्टेशियन प्लेन को या फिर इस कोऑर्डिनेट प्लेन को या फिर इस एक्स वाई प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखो, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, राइट ना? सारी चीज आपको समझ में आएगी। इत्मीनान से मेरी बातों को सुनते रहिए। बाय द वे, इस एक वीडियो को देखने के बाद फिर कभी किसी और वीडियो को आपको इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारा चीज मैं कवर करने वाला हूं और क्वेश्चंस एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी बात भी मैं आपको बताऊंगा। एनीहाउ, अब देखिए इस चीज को, दो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इन दोनों को आप कहोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। बाय द वे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे इसका नाम दिया गया एक्स एक्सिस। ये याद रखना, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैंने क्या कहा? एक्स एक्सिस, राइट? और जो परपेंडिकुलर लाइन है या फिर जो वर्टिकल लाइन है, राइट ना, ये वर्टिकल लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन का नाम दिया गया वाई एक्सिस। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? Horizontal line is known as x-axis while the vertical line is known as y-axis। ये था पहला ज्ञान आपके लिए। अब दूसरा, तीसरा और आगे देखते चाहिए। अब आप ये देख रहे हो कि इस प्लेन को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये सारे पार्ट्स टेक्निकली क्वाड्रेंट कहलाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारे पार्ट्स टेक्निकली क्वाड्रेंट कहलाएंगे। ये भी आपसे पूछे जाएंगे। बाय द वे, इन सारे क्वाड्रेंट का कुछ खास नाम भी है। ये जो आप देख रहे हो, इस क्वाड्रेंट का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जनरली हम रोमन यूज करके लिखते हैं। उसके बाद इसकी नाम है सेकंड क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट की नाम होगी या दी गई है थर्ड क्वाड्रेंट एंड सिमिलरली ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस ऑर्डर को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। आपको अपने कॉपी को कुछ ऐसे ही रखना है और अपने राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड को राइट की तरफ ले जाओ और ऊपर की तरफ फिर ले जाओ। जो भी क्वाड्रेंट आएंगे वही होंगे फर्स्ट और उसके बाद इस डायरेक्शन में, जिसको टेक्निकली आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हो, तो इस डायरेक्शन में आकर के फिर नंबरिंग कर दो। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी का उल्टा। देखो घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो घड़ी का उल्टा ये होता है, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये टेक्निकल वर्ड है, इसको सीख लो, आगे फिजिक्स में भी काम आएंगे ये चीज, इसलिए मैंने बता दिया। एनीहाउ, तो क्वाड्रेंट को नंबर देना आप सीख गए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। चलिए कॉपी निकालिए और थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस भी कर लीजिए, राइट?
इसके अलावा अब आगे की बात करते हैं, तो पहले इस चीज को मैं मिटा देता हूं सो दैट कि थोड़ी सी क्लियर सब कुछ रहे। देखो, जहां कहीं भी ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट किया होगा, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और इस ओरिजिन की कोऑर्डिनेट होती है 0,0। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन आप अभी अपने सामने देख रहे हो, नो डाउट इस प्लेन में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे, जैसे कि ये हो सकता है, 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 ये सारे पॉइंट्स होंगे। इन सारे पॉइंट्स की एक खास कोऑर्डिनेट है, जैसे कि अभी आपने वर्ल्ड मैप में देखा ना कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आपकी एक कोऑर्डिनेट होगी। आप गूगल में इस चीज को ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली, जब इस प्लेन को, इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हमने इस तरीके से कोऑर्डिनेट के हेल्प से डिवाइड किया, तो यहां हर एक पॉइंट की एक खास कोऑर्डिनेट होगी। ठीक है, यहां कोऑर्डिनेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस, इसको नंबर लाइन के दर्ज पे पहले आप नंबरिंग कर दो। जैसे कि ये हो जाएगा 1, एक खास इंटरवल के बाद 2, एक खास इंटरवल के बाद 3, ये 4, ये 5, ये 6। सिमिलरली इस तरफ जैसे नंबर लाइन में करते थे वैसे ही करना है, तो ऑब्वियसली -1 करोगे, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन यू कैन राइट। सिमिलरली इस y एक्सिस में ऊपर की तरफ लिखोगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड नीचे की तरफ लिखोगे नेगेटिव में, तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो देखो, ये जो x एक्सिस था, एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव साइड होंगे, सॉरी, या फिर आप बोल सकते हो जो राइट हैंड की तरफ होंगे, उसमें आप पॉजिटिव में नंबर लिखोगे और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव में नंबर लिखोगे। समथिंग लाइक दैट, कि जो वाई एक्सिस है उसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव में लिखोगे, नीचे की तरफ नेगेटिव में लिखोगे। ठीक है, और बीचों बीच जो ओरिजिन है, जहां दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे आप ओरिजिन कहते हो। और उसकी कोऑर्डिनेट नहीं, अगर मैं कोऑर्डिनेट तो मैंने बता दिया 0, 0 होगा। अगर यहां लिखना चाहो कुछ एक सिंगल नंबर को, तो ऑब्वियसली 0 लिखोगे, क्योंकि 0 से शुरू करोगे। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये चीज तो क्लियर है। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और कंसेप्ट देना चाहूंगा। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखोगे, तो यहां एक चीज का खास ध्यान देना। मैंने यहां स्पेलिंग क्या लिखा देखो, तो AXIS। फ्यूचर में शायद मैं कहीं लिखूं AXES। इस दोनों में एक फर्क है, और फर्क आई होप कुछ लोगों को मालूम होगा, बट काफी लोग ये गलती करते हैं। फर्क ये है कि AXIS ये सिंगुलर है, और AXES ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। AXES ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा, और AXIS ये क्या है, ये सिंगुलर है। तो इस चीज का खास ध्यान देना, जब आप लिखोगे बोथ एक्सिस, तो वहां स्पेलिंग होगा AXES। चलिए, ये मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी। अब चलिए आगे बताता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो, जब इस चीज को मैं समझा रहा हूं ना, तो आप वर्ल्ड मैप को भी अपने ध्यान में रख सकते हो। वर्ल्ड मैप के साथ आप चाहो तो इसे कंपेयर कर सकते हो। जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ये जो है, ये इक्वेटर की तरह एक्ट कर रहा है, जिसे हम कंसीडर किए हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड देख रहे हो, इसे आप लॉन्गिट्यूड के साथ कंपेयर कर सकते हो। आई मीन टू से दैट कि ये जो वाई एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूड की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा कंपेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि सेम वही चीज है, बट हाँ, वहां हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में इंडिकेट करते हैं। जब आप कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे जहां कहीं भी आप हो, तो देखना वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये शो करेगा, राइट। लेकिन यहां कैसे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सेंस वही होगा, अंदाज थोड़ा सा अलग होगा। देखो, अगर मैं पूछूं कि ये जो एक पॉइंट है इस कार्टेशियन प्लेन में, ये एक पॉइंट है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कितनी होगी, कोऑर्डिनेट आपको x के रूप में आंसर करना है और y के रूप में भी। ध्यान देना, तो यहां एक आपको ब्रैकेट देना है, राइट, और सबसे पहले आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है, और यह पता लगाने के लिए इस पॉइंट से सीधा आपको ड्रॉप डाउन करना है नीचे x की तरफ। तो आप देख सकते हो कि ये 3 पे आकर के फॉल हुआ, राइट, परपेंडिकुलरली फॉल करना है। तो x की वैल्यू के रूप में आप यहां 3 लिखोगे, राइट ना, और y के लिए आप y की तरफ इसको ले जाओगे, और जहां कहीं भी मिलेगा उस वैल्यू को यहां लिखोगे। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 3, 2। पहले हमेशा x का लिखोगे और बाद में हमेशा y का लिखोगे, क्योंकि 3, 2, ध्यान देना, 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 3। ये दोनों
अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो ये अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो क्या आप लगे हाथ ये भी बता सकते हो कि 2,3 कहां होगा? इट्स वेरी सिंपल। बने रहिए इस वीडियो के साथ, सारी बातें आपको समझ में आएगी। देखिए ये क्या है, ये x के लिए है ना, मैंने बताया। तो आप x में 2 ढूंढ लो। चलो 2 आपने ढूंढ लिया। अब y में 3 को ढूंढ लो। तो y में देखो 3 ये है। अब बताओ जब इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओगे, पूरा ऊपर नीचे भी आप चाहो तो इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? ये 2 से, ठीक है? तो ये 2 से मैंने ऊपर नीचे ऐसे कर दिया। सिमिलरली y के 3 में आओ और इसको ऐसे कर लो। तो बताओ दोनों लाइन कहां मिलेगा? आप समझ सकते हो ना कि ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों कुछ यहां मिलेगा क्या? सही बात है ना? तो कुछ आप नाम दे सकते हो जैसे कि B और इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 2,3। तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको प्लॉट कर देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये 3,2 था और ये 2,3। इस तरीके से आपने ये सीखा कि 3,2 इज नॉट इक्वल टू दिस। ये दोनों अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। और भी सारी बात बताएंगे, बने रहिए मेरे साथ। चलिए कुछ और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -4,2। इस कोऑर्डिनेट को हम ढूंढते हैं कि ये पॉइंट कहां होगा, ठीक है? अभी मैंने यहां नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखा है। तो इस पॉइंट को मैं लोकेट करता हूं। -4,2, तो आपको क्या करना है? x एक्सिस में -4 को ढूंढ निकालना है। तो आप देखो इस x एक्सिस में -4 यहां है, तो मन ही मन यहां एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर लो। आफ्टर दैट y एक्सिस में आपको 2 फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो 2 यहां है, फिर यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। और अब आप देखो कि ये दोनों कहां मिल रहा होगा। आई मीन टू से दैट ये लाइन और ये जो लाइन देख रहे हो ये कहां मिल रहा होगा? तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन यहां मिलेगा। तो ये पॉइंट होगा, कुछ नाम आप दे सकते हो जैसे कि C और इसकी कोऑर्डिनेट होगी -4,2। ध्यान दीजिएगा पहले आपको x का ही कोऑर्डिनेट लिखना है, राइट? ये चीज क्लियर है? एक और क्वेश्चन देता हूं और ट्राई करके बताओ क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं -5, -3। चलिए इस पॉइंट को लोकेट करते हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है? तो बताइए -5 कहां होगा? देखिए -5 यहां है, यहां मनी मन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आफ्टर दैट y एक्सिस में -3 को आप ढूंढ निकालिए, ये रहा -3 और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और देखिए ये दोनों कहां मिल रहा है? ये दोनों मिल रहा होगा यहां, ठीक है? इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो एज यूजुअल कुछ नाम दे दो जैसे कि D और इसकी कोऑर्डिनेट होगी -5, -3, ठीक है? ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बातें और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डायग्राम ऑलरेडी गंदा हो चुका है, तो इस सिस्टम को मैं इरेज करता हूं और एक फ्रेश डायग्राम बना करके फिर आपसे मिलता हूं। तो चलिए मैंने ये ठीक ठाक डायग्राम बना लिया और ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये कार्टेशियन प्लेन है। तो अब चलिए आप मुझे ये बताओ कि 2,3, सॉरी ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो ऐसा करते हैं 5,1। क्या इस पॉइंट को, अगर मैं इसका नाम दे दूं A, तो क्या इस पॉइंट को आप इस कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हो? मेरा सवाल क्लियर है? क्या इस पॉइंट को, जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 5 और 1 है और जिसका नाम A है, इस पॉइंट को आप क्या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ढूंढ सकते हो? तो बिल्कुल इजीली आप ढूंढ सकते हो या फिर लोकेट कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। देखिए A इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी है? 5 और 1। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो 5 है ये x कोऑर्डिनेट है या फिर ये x एक्सिस के लिए होगा, ठीक है ना? और ये जो 1 है ये y कोऑर्डिनेट है या फिर y एक्सिस के लिए है। यहां एक टेक्निकल नाम भी दिया गया है, अभी जो मैंने दो नाम यूज किया, x एक्सिस की वैल्यू या फिर x कोऑर्डिनेट जो मैंने यूज किया, ये तो जनरल है, बट एक टेक्निकल नाम भी दिया गया कि x एक्सिस में जो वैल्यू होता है उसे कहा जाता है एब्सिसा। स्पेलिंग आप चेकआउट कर लो, एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है जैसे कि ये 1, उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो चलिए एक बार नाम को रिकॉल कीजिए और याद भी कर लीजिए। x एक्सिस की जो वैल्यू होगी उसे कहते हैं एब्सिसा, y एक्सिस की जो वैल्यू होगी उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। और इस पूरे
जो वैल्यू है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों एक साथ आप बोलोगे, और एब्सिसा का मतलब सिर्फ x का आंसर करोगे, और ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ y का आंसर करोगे। तो चलिए फिलहाल इस चीज को लोकेट कर लेते हैं। अब ढूंढो x में 5 कहां है, इस तरफ तो नहीं होगा, वो इस तरफ होगा। तो चलिए देखिए हमने ढूंढ लिया x में 5, और अब y में आपको y एक्सिस में 1 फाइंड करना है। तो 1 इस तरफ तो नहीं होगा, ये होगा, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, आप देख सकते हो दोनों कुछ यहां मिलेगा। आप एज यूजुअल यहां a लिखो और फिर लिखो 5,1। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कोऑर्डिनेट को जो आपसे पूछा गया था। साथ ही साथ आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए ये जो ए पॉइंट है, अच्छा देखो यहां नहीं पूछेगा, फॉर एग्जांपल कैसे पूछेगा, देखो मैं इस चीज को आंसर करता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट मैं दे देता हूं यहां, ठीक है, बी। आपसे एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे ध्यान देना। सबसे पहले तो आसान सा सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो बी पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है बी, इसकी कोऑर्डिनेट्स लिख दो आप। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे इसकी, तो यहां से परपेंडिकुलर पहले x में डालोगे, बाद में y में डालोगे। ऐसे डाल तो पहले कहीं भी सकते हो, बट लिखना कंपलसरी रूप में पहले y का ही, सॉरी x का ही है। तो x का कितना है देखो, तो -4 है, तो आप -4 लिखोगे, कॉमा के साथ y का लिखोगे। तो बताओ y में कहां ये ड्रॉप डाउन हुआ, -5 में। तो इस तरीके से आपने ये बताया कि ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स हुई -4, -5। ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो बी पॉइंट है इसकी एब्सिसा कितनी है, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू कितनी है। तो सिर्फ आपको लिखना है -4। सिमिलरली ये भी पूछा जा सकता है कि इस केस में पॉइंट बी की ऑर्डिनेट कितनी है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी की ऑर्डिनेट कितनी है, तो आपको लिखना है -5। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप क्या आंसर कर सकते हो। ये देखो एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, और आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये जो सी पॉइंट है इसकी ऑर्डिनेट कितनी है। ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी की ऑर्डिनेट कितनी है, आप समझ गए हो। ओके, क्या आपने एब्सिसा के रूप में 3 को लिखना चाहा था और ऑर्डिनेट के रूप में -4 को लिखना चाहा था। करेक्ट। चलिए एब्सिसा की वैल्यू कितनी है, 3, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, -4। इस तरीके से कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3, -4। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इस चीज को अगर आपने प्लॉट करना सीख लिया है तो शायद आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा। इसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट 1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट्स की x की वैल्यू या कि एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो ये लिखा जा सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों जो है वो पॉजिटिव होता है। क्या आप ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर कर सकते हो। देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। कोई भी पॉइंट आप ले लो ना, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, हर एक पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे x एक्सिस की वैल्यू या फिर एब्सिसा की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, while ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। सिमिलरली बताओ इसमें क्या होगा, इसमें होगा नेगेटिव एंड नेगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी देखो नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू होगी पॉजिटिव और y की वैल्यू होगी नेगेटिव। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि बताइए थर्ड क्वाड्रेंट पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, कि बताइए थर्ड क्वाड्रेंट पे एब्सिसा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या कुछ नहीं होगी, या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू नहीं, एब्सिसा की साइन क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, ये क्या आंसर करना है, नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट पे ऑर्डिनेट की साइन क्या होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो आप देख सकते हो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट और ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, y। तो y के लिए क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव आंसर करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। इसके अलावा सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। देखो मैं बताता हूं सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं।
आपसे ये जस्ट पूछा जाएगा कि -2, -5 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। सिंपली आपको प्लॉट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और अगर एमसीक्यू में ये सवाल पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली वो सवाल ऑप्शंस में दे देंगे आपको। ऑप्शन नंबर 1 में फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको कैसे आंसर करना है, आपको देखना है दोनों के साइन क्या है। दोनों के साइन देखो तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो बताओ नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई ना। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और क्वेश्चन ये है +2, -5 ये जो कोऑर्डिनेट है इस किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। क्या आंसर कर सकते हो आप? चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो ये प्लस और माइनस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस किस में होता है? x के लिए प्लस यहां देख सकते हो, और y के लिए माइनस वो यहां होगा। तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव में और y की वैल्यू होगी हमेशा नेगेटिव में। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड। पहले मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। चलिए फिर से मैंने इसे तैयार कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 3, 0 ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। क्या आप आंसर कर सकते हो? थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्या? करेक्ट, मैं बता देता हूं। देखिए इनफैक्ट ये किसी भी क्वाड्रेंट पे बिलोंग नहीं करेगा। अक्सर एमसीक्यू को देखिए टफ कैसे किया जा सकता है। आपसे सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहा है, और ऑप्शन देखिए कैसा देगा 1, 2, चलिए 3 मैंने कर दिया, तो 1, 3, 2, और जो फोर्थ ऑप्शन होगा उसमें होगा नन ऑफ दिस। राइट ना। अब देखिए इंटरेस्टिंग हो गया ना, ये किस में बिलोंग करेगा। तो कुछ बच्चे क्या हैं वो ये सोच लेते हैं कि किसी ना किसी में इसी में से बिलोंग करेगा, तो वो अंदाज से किसी एक को टिक कर देंगे, जो सरासर गलत होगा। एक्चुअली में इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ये किसी क्वाड्रेंट पे बिलोंग ही नहीं करेगा। जब दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो जाएगा या फिर दोनों 0 हो जाएगा, तो उस केस में ये क्वाड्रेंट पे बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए इस चीज को नोट कीजिए, अगर दोनों वैल्यू अदर देन 0 है, अदर देन 0 कुछ भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो पक्का ये चारों में से किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। अगर दोनों में से एक 0 हो जाए, कोई भी एक 0 हो जाए, ठीक है, कोई भी एक 0 हो जाए, x या y दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, तो वो किसी क्वाड्रेंट पे बिलोंग नहीं करेगा, बल्कि वो दोनों में से किसी एक एक्सिस पे बिलोंग करेगा, या तो x एक्सिस पे या फिर y एक्सिस पे। सिमिलरली अगर दोनों 0 हो जाए तो वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट को लोकेट करेगा, इस पॉइंट को लोकेट करेगा। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट दोनों एक्सिस पे बिलोंग करेगा। राइट ना। तो ये 3 फॉर्मेट को अपने माइंड में सेट कर लो। अगर दोनों अदर देन पॉजिटिव है तो किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। समझो इस चीज को, दोनों में से कोई भी एक 0 है तो वो या तो x एक्सिस पे बिलोंग करेगा या फिर y एक्सिस पे, किसमें वो भी बता दूंगा मैं। और अगर दोनों 0 हो जाए तो ऑब्वियसली ये तो ओरिजिन या फिर सेंटर पॉइंट को लोकेट कर रहा होगा। करेक्ट। अब देखिए 0,5 किसमें और 5,0 ये किसमें। इन दोनों में से एक x में बिलोंग करेगा और दूसरा y एक्सिस पे बिलोंग करेगा। मैं इस चीज को समझाता हूं। क्वेश्चन को चेंज करके 0,3 कर देते हैं, क्योंकि 5 यहां स्पेस है नहीं मेरे पास, तो 0,3 और 3,0 कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को बहुत ही केयरफुली समझिएगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी होगी? थोड़े बहुत एडजस्ट करना, क्योंकि जितना भी है ये 100% तो मैंने सही नहीं बनाया, आपको एग्जैक्टली ग्राफ पेपर में ये काम करना है। तो अगर थोड़े बहुत भी अप डाउन नजर आ रहे हैं तो प्लीज उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी होगी बताइए? तो 3,4। x के लिए है 3, y के लिए है 4। राइट ना। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो क्या इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी होगी? राइट यू आर,
3,3, x के लिए 3 और y के लिए देखो ये वाला 3। अब बताओ इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी होगी? इसकी कोऑर्डिनेट होगी कितनी? x के लिए अगेन 3 और y के लिए देखो तो 2। इस सीरीज को समझते जाना। सिमिलरली इसका आंसर डेफिनेटली आप कर सकते हो, x के लिए 3 और y के लिए कितना? 1। अब क्या समझ रहे हो? इस चीज को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करो कि अगर मैं यहां एक परपेंडिकुलर लाइन 3 पे ड्रॉ कर दूं, ठीक से अगर ड्रॉ करना, ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ कर दूं तो कोई भी इसमें पॉइंट हो, चाहे यहां हो या ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी हो, उसमें जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा 3 होगी और y की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की पॉइंट है कहां, उसके हिसाब से लिख देना। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो लमसम ये -2 या -2.3 या कुछ भी आप समझ ही सकते हो, -2.3 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? ये डेसिमल में बिल्कुल हो सकता है क्योंकि -2 के बाद क्या होगा? -2.1 होगा, -2.2, 3, 4 ऐसे आगे चलते जाएंगे, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल अब भी रह गया। जैसे यहां आप देख सकते हो इस पॉइंट में ये जो y था ये 4, इस पॉइंट में 3, इस पॉइंट में 2, इस पॉइंट में 1, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी? करेक्ट, ये 0 हो जाएगा। देखो ना, 4, 3, 2, 1, 0। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी होगी, देखो इस पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी होगी, तो नाम तो कुछ भी आप दे दो, जैसे कि E, और x के लिए 3 तो रहेगा ही, x के लिए तो 3 रहेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और y के लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो आप यहां 0 लिख दोगे। राइट, मेरी बात समझ में आई क्या? तो इससे एक और कंक्लूजन आपको मिलता है कि जब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू या फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? ओके, एक और चीज पूछते हैं कि देखो ये जो पॉइंट है, ये जो मैं थोड़ा सा इनसर्कल कर देता हूं, ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी? तो ऑब्वियसली इसकी होगी x की वैल्यू -4 जो एब्सिसा कहलाएगा, और y के लिए कितना होगा? ये 0 हो जाएगा, और ये ओवरऑल कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा इज -4 व्हाइल ऑर्डिनेट इज 0। क्या ये बात समझ में आई? तो आप ये देख सकते हो, समझ सकते हो कि x एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट की जो ऑर्डिनेट होती है, ये ऑर्डिनेट वो 0 होती है, और उसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट ये होगा x, 0। y हमेशा 0 होगा, और x जो भी होगा वो देख लो, वो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? और इसी एक्सप्लेनेशन से ये आप समझ चुके होंगे कि ये जो है ये किस में बिलोंग करेगा? राइट, ये बिलोंग करेगा y एक्सिस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस पॉइंट को लोकेट करना है, देखो इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो बताओ x की वैल्यू यहां कितनी है? तो यहां x की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे आप 0 लिखोगे, और y की वैल्यू कितनी है? -5 है। और इस चीज को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो आप यहां ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो। अब बताओ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी होगी? तो देखो x के लिए 5 और y के लिए कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाओ, तो बताइए x के लिए कितना हो जाएगा? 4, और y के लिए तो वही रहेगा। फिर थोड़ा सा एक कदम, तो x के लिए 3, थोड़ा सा एक कदम और, x के लिए कितना हो जाएगा? 2, एक कदम और बढ़ जाओ तो x के लिए हो जाएगा 1, और एक कदम जब बढ़ोगे तो x के लिए कितना हो जाएगा? देखो ना, ये 0 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए आप लिखते हो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है सो लिख देना है आपको। राइट, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, प्रैक्टिस होता जाएगा, बिल्कुल आप करते जाओ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो बताइए इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी होगी? चलिए, आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया, क्या आपने यही रिप्लाई किया 3,0? अगर आपने ये किया तो ये गलत है, बट मुझे उम्मीद है आपने किया होगा 0,3। राइट, ये आपने किया है 0,3, x के लिए 0 और y के लिए 3। राइट, ओके, इससे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो, इसी चीज को मैं दूसरे अंदाज में समझाता हूं। x एक्सिस में, राइट, x एक्सिस में ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होती है, while y एक्सिस में एब्सिसा ऑलवेज 0 होती है। ये चीज भी आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को केयरफुली आप आंसर करना। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दें कि अगर क्लास 9 की NCERT आप देखोगे तो उसमें टोटल इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, और सब में सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ही हैं, यानी मिला जुला करके टोटल 6 ही क्वेश्चन हैं।
तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के रूप में इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट एमसीक्यू के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है, क्योंकि मैंने देखा है अपने लाइफ में काफी बच्चों को एमसीक्यू वाले केस में इसमें गलती करते हुए, क्योंकि बच्चों को लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ काफी आसान है, एंड नो डाउट काफी आसान है, बट आपको केयरफुली सब कुछ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो समरी मैंने लिख रखा है इसे आप रीड आउट एक बार वीडियो पॉज करके कर लो। इनफैक्ट ये मैंने एनसीईआरटी से ही दिया है आपको, एनसीईआरटी के एंड में यही समरी है, एग्जैक्टली मैं वही चीज आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ लो, आपको ये समझ में आएगा कि सब कुछ मैंने बता रखा है। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस बताने वाला हूं, सो दैट कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए आपसे ये बिल्कुल भी छूट ना पाए। तो चलिए, आई होप कि आपने समरी पढ़ लिया होगा वीडियो रोक करके, और अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। लेकिन एक टफ सवाल पूछता हूं, कुछ लोगों के लिए टफ नहीं भी हो सकता है, बट एवरेज बच्चों को यह टफ लग सकता है। मैं देखता हूं आपका आंसर क्या है। देखो, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -56, 5.2। आपको बस इतना आंसर करना है कि ये किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। देखो, हो गया ना टफ ये क्वेश्चन। एवरेज बच्चों के लिए ये शायद थोड़ा टफ ही होगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हो तो बिल्कुल भी ये टफ नहीं है। बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर तो पक्का आपको कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। काफी ज्यादा टेक्निकल ये क्वेश्चन है, एटलीस्ट क्लास 9 के हिसाब से काफी बच्चे को गलत करते हुए मैंने देखा है इसमें। तो चलिए देखते हैं आप क्या आंसर करते हो। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपने आंसर किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिर बधाई हो, बट इसके अलावा अगर कुछ और आपने आंसर किया है जैसे कि 2, 3 या 4, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फिर आप गलत हो। आप इस चीज को आगे समझने की कोशिश करो। देखो, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, राइट, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो साइन है ये कभी भी पूरे नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल देख लो, इसे आप लिख सकते हो 2.7 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 56, और ये समझ सकते हो ना आप 2.7 डिवाइडेड बाय, यहां 56 टाइम 0 आप दे दो, राइट। और जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो सवाल ही नहीं है कि ये आपको नेगेटिव में आंसर करेगा, ये बिल्कुल पॉजिटिव ही आंसर आपको देगा। हाँ, ये जो टोटल नंबर है ये काफी छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी हो, ये नंबर जो है 0 से बड़ा ही होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है। और ये तो ऐसे ही नजर आ रहा होगा पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जिसका आंसर आप कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए मैंने बताया कि काफी ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, मैं एक स्क्वायर या रेक्टेंगल आपके सामने बनाता हूं। कुछ मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस रेक्टेंगल की या रेक्टेंगुलर फील्ड या जो कुछ भी है उसकी एरिया आप फाइंड करो। एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या मेंसुरेशन या ज्योमेट्री यूज करोगे? बट इस केस में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करनी है। काफी इजीली आप यूज कर सकते हो। देखो कैसे आप फाइंड करोगे। सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है। नाम दे दो ए। कोऑर्डिनेट कितनी होगी? तो यहां से आपको ड्रॉप डाउन होना होगा। तो आप देख सकते हो, मान लो ये 1, 2, 3 और ये 4 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और y के लिए मान लो यहां 1 है, ये 2 है, तो y के लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली इन सबको लिख लो, इसको भी आप लिख लो। बताओ ये x के लिए कितना हो जाएगा? चलो मान लेते हैं 1 और ये 2, तो x के लिए हो गया ये 2, और कॉमा y के लिए बताओ, तो y के लिए तो यही रहेगा 2, ये 1, 2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको अभी अभी आपने प्लॉट करना सीखा ना कि x के लिए ये हो जाएगा 2 और y के लिए 2। अच्छा सॉरी, x के लिए -2 ना, तो मैं माइनस कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए अब तो ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी लिख लो, नाम दे देते हैं c। इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी बताओ? x के लिए अगेन -2 होगी ये, और y के लिए कितना? ये चलो 1 मैंने दिया और ये 2, तो ऑब्वियसली नीचे है तो -2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसका आंसर कर सकते हो। चलिए इसका नाम दे देते हैं d। x के लिए बताओ 1, 2, 3, 4, ये 4 हो जाएगा,
और y के लिए ये 1 ये 2, तो y के लिए हो जाएगा 2। इस फिगर को आप केयरफुली बनाओगे थोड़ा सा, अभी तो मैंने रफली बनाया है इसलिए लमसम में ही काम चल रहा है, एग्जैक्टली बनाओगे तो बहुत ही बेहतर लुक देगा आपको। जो भी हो, मैंने सारा चीज बना लिया, ठीक है। सॉरी, यहां मैंने -2 मुझे लिखना चाहिए था, तो मैं -2 लिख देता हूं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। अब आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। क्या आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी फॉर्मूला होती है लेंथ इनटू ब्रेथ, डेफिनेटली आप ये जानते हो। अब अगर किसी तरीके से आप इस लेंथ को फाइंड कर लेते हो और इस ब्रेथ को फाइंड कर लोगे तो काम हो जाएगा क्या? ऐसे तो क्लास 10 में जाकर के आप फॉर्मूला यूज करोगे, बट अभी मैं बिना फॉर्मूला का ये फाइंड करना सिखा दूं। देखो, मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ। तो देखा जाए तो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 यूनिट होगी क्या? देखो तो, देखो ना, ये वाली हो जाएगी ना, तो ये 4 यूनिट हो जाएगी। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये हो जाएगी 2 यूनिट्स की, ठीक है। इस बार नेगेटिव 2 नहीं बोलना है, देखो, इसलिए मैं तभी एक्चुअली नेगेटिव नहीं भी लिख रहा था, क्योंकि मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे 2 लिखना है। तो जो भी हो, कोई बात नहीं। तो लेंथ मैं पूछ रहा हूं ना, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो इसकी लेंथ ऑब्वियसली 2 यूनिट्स की होगी। और जो ये नेगेटिव है वो तो डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, ऐसा आपने वेक्टर में पढ़ा भी होगा, मोशन, जो क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में। तो जो भी हो, इसकी जो लेंथ है ये 4 यूनिट्स की है और इसकी लेंथ 2 यूनिट्स की है, राइट। तो इस हिसाब से ये जो लेंथ है AB, चलिए लेंथ के बदले में AB लिख भी देता हूं और ब्रेथ के बदले में लिख देता हूं BC। अब मुझे आप बताओ AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेंथ में कितनी होगी? 4 + 2 6, तो मैंने लिखा 6। अब मुझे बताइए ये जो BC है इसकी लेंथ कितनी होगी? तो ये कितना है? देखो तो 2 है क्या? देखो ना, ये 2 नहीं हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 2 होगा। और सिमिलरली ये भी 2, एज यूजुअल हमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस हिसाब से टोटल इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो गई? 24 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो इस तरीके से आपने एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यू कैन से बाय यूजिंग अलजेब्रा, ठीक है। आगे जब क्लास 10 में जाओगे आप, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को फॉर्मूला यूज करके, जहां फॉर्मूला का नाम होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसे आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस लेंथ को आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्लास 9 के लिए इतना ही। देखो, यहां एक ट्रायंगल भी हो सकता था, तो ट्रायंगल की भी एरिया आप फाइंड कर सकते थे। चलिए, एक ट्रायंगल मैं बना करके आपको दिखा देता हूं। अब देखो, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, फिर एक ट्रायंगल फ्रेश बना देता हूं आपके लिए। देखो, एक रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना लिया और ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। इस ट्रायंगल की एरिया आपको फाइंड करनी है। इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, या ये गिवन होगा तो 1 2, चलिए मान लेते हैं 2, 0। इसकी जो कोऑर्डिनेट है 5, 0 और इसकी जो कोऑर्डिनेट है ये, चलिए एक अंदाज से मैं ले लेता हूं 3 और 4, 3, 4, राइट। क्लियर है ना? ओके, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 9th के एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगा करके इसे बना सकते हो। नाउ टेल मी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होती है ना, हाफ इज हाफ। नाउ बेस का मतलब है ये, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? क्या आप बता सकते हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आप आंसर कर सकते हो। यस, इसकी लेंथ होगी 3। कैसे? देखो ना, ये जो है ये 5 है और ये जो है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? देखो तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 3 होगा। ये 5, ये 2, तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा। तो मैं बेस के बदले लिख देता हूं 3। लेकिन एक सवाल अभी बचा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है, इसको क्या लें? क्या ये इसके इक्वल होगा? और आप मुझे बताओ, अगर y एक्सिस की बात करें तो यहां 3 लिखा हुआ होना चाहिए या 4, राइट। यू आर, यहां 4 होना चाहिए, क्योंकि ये तो y के लिए है ना। अभी देखो, मैंने तो पूरा बनाया नहीं, अगर पूरा ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ होता तो आप तो खैर ऐसे ही देख करके आंसर कर पाते ना। अभी तो यहां लिखा हुआ नहीं है 1 2 3 4, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ ऑलरेडी होता 1 2 3 4, तो आप तो देख करके आंसर कर देते। ऐसे मैंने कंसेप्ट जितना दे दिया है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि यहां जो y की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो ये जो लेंथ है ये 4 यूनिट्स की है, ऑब्वियसली ये लेंथ भी 4 यूनिट्स की होगी, यानी कि ये चीज होगा। तो आप अब यहां 4 लिख दो और अब काफी इजीली इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू नो वेरी वेल, 2 1 जा 2 2 जा एंड 3 2 जा 6 स्क्वायर
यूनिट्स। तो ये होगा इस ट्रायंगल का एरिया एंड एज यूजुअल इस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया बाय यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है, तो यही जो काम कर रहे हो यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जस्ट बाय यूजिंग अलजेब्रा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन है। आप यहां मत देखो, ऑब्वियसली यहां नजर नहीं आ रहे होंगे, तो मैं यहां दे रहा हूं क्वेश्चन को, आप इस स्क्रीन पे देख लो, यहां मैं दे रहा हूं क्वेश्चन को। और एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, इसमें आप पहले तो ये ढूंढ लो कि पॉइंट डी कहां है। आप वहां देखोगे पॉइंट डी कहां है, आप देख सकते हो। ओके, ये रहा पॉइंट डी। अब पॉइंट डी की कोऑर्डिनेट आपको बतानी है, जल्दी से बताने की कोशिश करो। यस, इट इज 6,2 क्योंकि x के लिए होगा 6 और y के लिए होगा 2। सिमिलरली कम टू पॉइंट g में आ जाओ। अब देख सकते हो g कहां है, राइट, ये रहे g। और g में अगर मैं पूछूं कि एब्सिसा की वैल्यू कितनी है तो क्या आप आंसर कर सकते हो? यस, इट इज 2। एब्सिसा की वैल्यू होगी 2 और ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी -4। सिमिलरली एक आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं और इसके लिए आ जाइए बी में और बताइए बी में इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है। इज इट -5,2? करेक्ट, ये बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो पॉइंट बी है इसमें एब्सिसा की वैल्यू होगी -5 व्हाइल द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, तो आई होप कि सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए जो कुछ भी क्लास 9th में मुझे करना चाहिए, और बेसिक भी मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाले हैं। अब डायरेक्टली आप एक बार एनसीईआरटी की जो लास्ट में समरी जिसे मैंने डिस्प्ले भी किया था उसे आप पढ़ लो, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ आप करना चाहते हो तो एमसीक्यू किसी भी बुक के पीछे दी हुई है, आप आर.एस. अग्रवाल देख सकते हो, आर.डी. शर्मा देख सकते हो, बस उन सारे एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर डालो। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।